बच्चे, today we are going to start the next unit of your chapter number 6 जो कि है unit 4. Kindly go and give the heading average due date. Average due date. Now the moment you hear this, you will be like, ma'am, this is something very new. We have not heard its name earlier. We have not studied this. How is the chapter? Bachu, again, very easy. Very easy the chapter is. It's just revolving around something very simple, like we discussed in the other unit of this chapter, that is sale of goods on approval or return basis. So there was like one particular thing around which everything was revolving, and so goes here also. It's a very easy chapter, and it's a chapter which even institute likes and keep giving for 3-4 marks. So we are going to start this chapter today. Please go and write the name, chapter number 6, unit number 4, which is average due date. Okay? अब मैम ये होता क्या है, व्हाट डज इट मीन? मैं तुमको इसका बेसिक कंसेप्ट समझाऊँ. देखो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, एक बिज़नेस के किसी अन्य बिज़नेस या किसी अन्य पार्टी के साथ हो सकते हैं काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस. सपोजिंग यहाँ देखिएगा, ये है हमारा एक बिज़नेस, ये पधारा दूसरा बिज़नेस. ठीक है, यहाँ मैंने लिखा बिज़नेस नंबर 1, आप भी लिखते चलें, और अगला लिखा मैंने बिज़नेस नंबर 2. अब बेटू, बिज़नेस नंबर 1 और बिज़नेस नंबर 2 के बीच में ट्रांजैक्शंस ही ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं. ट्रांजैक्शंस ही ट्रांजैक्शंस. एक ट्रांजैक्शन हुआ सेल का 10,000. कुछ डेट पकड़ लें, 1 अप्रैल ले लेते हैं. अगला ट्रांजैक्शन हुआ सेल का 25,000 और उसकी डेट आ गई 15 अप्रैल. अगला ट्रांजैक्शन हुआ सेल का 40,000, उसकी डेट हम ले लें सपोजिंग 5 मई. फिर ट्रांजैक्शन हुआ सेल का 15,000, उसकी डेट सपोजिंग हम 6 जून ले लें. अब इन देयर कीप्स ट्रांजैक्शंस ऑन एंड ऑन. अब ये इतने सारे हैं, ठीक. अब इसमें सब में एक एक महीने का टाइम मिलता है. ठीक है, जो क्रेडिट पीरियड है वो है 1 मंथ. क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ. नाउ बिजनेस नंबर 2 विल हैव टू पे 4 टाइम्स, राइट. बिजनेस नंबर 2 विल हैव टू पे बिजनेस 1 4 टाइम्स. एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार. नाउ this topic that we are discussing, the name is average due date. How many due dates are there? 4. There are 4 different maturities, 4 different times when credit period will expire. In real life there is a possibility that there are 10. Now every now and then we are drawing check, or we are taking out cash and we are sending it to business 1, again taking out money sending to business 1, again taking out money sending to business 1. Apart from this, business number 2 ask you are the financial advisor. You are the financial advisor of business 2. Business 2 asks you, hey financial advisor, we would like to know one date. We would like to know one date. कोई आप ऐसी एक डेट बता दीजिए जिस डेट पर हम ये जो पूरा पैसा है कितना हो रहा है 30, ये 40, 80, 90, पूरा पैसा 90,000 हम उस दिन उठा के दे दें. वी डोंट वांट दैट वी डू ऑल दिस झिक बिग अलग अलग टाइम पे दे रहा है. वी वुड लाइक दैट टेल अस अ डे जिसमें हम उठा के पूरे 90 दे दें. नाउ द पॉइंट इज जस्ट थिंक योरसेल्फ स्मार्टली. अगर सपोजिंग मैं तुमसे कहूँ ये इसके 1 महीना पकड़ लो, क्या हो जाएगा? 6 जुलाई. 6 जुलाई को हम 90 दे देंगे. 6 जुलाई को 90 दे देंगे. तो विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट क्या थी? 1 मई. बट आप पैसे कब दे रहे हो? 6 जुलाई. कौन पेन में आएगा? बिजनेस 1. सर मेरे को 1 मई को पैसे मिलने थे, बड़े मज़े में 6 जुलाई को देना है. कह रहे हम तो पूरा पैसे एक साथ दे रहे हैं. उससे क्या होता है? हमारा ये 10,000 1 मई को मिल जाना था और आपने इतना पोस्टपोन कर दिया. इसकी बात करें, ये 15 मई और आप पैसे कब दे रहे हैं? 6 जुलाई. नॉट डन. इसके हिसाब से देखिए आप 5 जून और आप पैसे कब दे रहे हैं? 6 जुलाई.
तो business one won't be satisfied. Business one will say, listen, मेरा पहला ट्रांजैक्शन वॉज ड्यू ऑन फर्स्ट में एंड यू आर पेइंग सो लेट, मुझे इस पर इंटरेस्ट चाहिए. मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन वॉज ड्यू ऑन 15 में एंड यू आर पेइंग सो लेट, मुझे इस पर भी इंटरेस्ट चाहिए जितना डिलेड पीरियड है. मेरा थर्ड ट्रांजैक्शन दैट वॉज ड्यू ऑन 5th जून एंड यू आर पेइंग ऑन 6th जुलाई, अगेन वेरी लेट, आई वोंट इंटरेस्ट ऑन दिस ऑल्सो, येस और नो? यस. सो देन व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट मैम? एवरेज ड्यू डेट इज सच अ डेट, एवरेज ड्यू डेट इज सच अ डेट जिसकी वजह से ना बिजनेस 1 को कोई गम होगा और ना बिजनेस 2 को कोई गम होगा. ना बिजनेस 1 को कोई गम होगा ना बिजनेस 2 को कोई, मतलब एक बीच की डेट होगी. वैसे फर्स्ट डेट क्या निकल के आ रही थी, 1 मई, और लास्ट डेट क्या निकल के आ रही थी, 6 जुलाई. तो एक बीच की, एवरेज मतलब बीच का ही होता है ना, तो देयर इज सम बीच की डेट. उस बीच की डेट को आप उठा के पूरे 90 दे दीजिए. इसका रेपोकाशन ये निकलेगा, ना बिजनेस 1 लॉस पे होगा ना बिजनेस 2 लॉस पे होगा, ना बिजनेस 1 गेन करेगा ना बिजनेस 2 गेन करेगा. इट विल बी लाइक बोथ ऑफ देम विल बी एट इक्विलिब्रियम, they will be at same position, neither of them will lose, neither of them will gain. So what is average due date? It is a date on which the settlement can be done जिससे कि neither of the party gains nor any of the party loses, when transactions बहुत सारे हों तब, ताकि बार बार पेमेंट की जगह एक सिंगल डेट हो जिसके ऊपर सारा अकाउंट हम क्या कर दें, सेटल कर दें, जिससे किसी भी पार्टी को ना गेन होना ना लॉस. समझ में आई आपकी बात? ओके, चलिए चैप्टर पे जाएंगे और मैं चाहूँगी कि अपन इसको ज़रा साथ थोड़ा सा रीड करें और आपको एक अंदाज़ा लगे कि इसका मतलब क्या है भाई. इन बिजनेस एंटरप्राइजेस, नॉट ब्रश. So they are saying in business enterprises, a large number of receipts and payments by and from a single party may occur at different point of time. To simplify the calculation of interest involved in such transactions, the idea of average due date is evolved, where a person owing several due on different dates, अलग अलग dates पे business 2 को देना था, desires to pay the total amount payable by him or her on a particular date, so that neither of the debtor nor the creditor stands to lose or gain anything by way of interest, किसी का कोई नुकसान ना हो. That date is known as average due date. So I would want that you go to your copy and note this down. Please go to your copy and note it. ये तो आपने ड्रॉ शायद कर ही लिया है, ये आपने ड्रॉ कर ही लिया है. जाइए और नीचे लिखिए, when a person owing several amount to, when a person owing several amount due on different dates, when a person owing several amount due on different dates, अलग अलग dates पे देना है, desires to make the total payment on one single day, desires to make the total payment on a particular date, one single date को चाह रहा है वो पूरा settle कर दे, so that neither of them loses nor anybody gains. अब मैंने अभी लास्ट वाली डेट बता दी थी, उसमें जो फर्स्ट बिजनेस है वो तो पेन में हो जाएगा ना, इतना डिले कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई तुम ये. सो हु विल बी लूजिंग? बिजनेस 1 वुड बी लूजिंग, सो दैट्स नॉट जस्टिफाइड, एल्स दे आस्क फॉर इंटरेस्ट, सो दैट नीदर द डेटर नॉर द क्रेडिटर stands to lose or gain by way of interest. That date is called average due date. मतलब that's going to be बीच में, ना तो इतनी एक्सट्रीम होगी कि जुलाई पहुंच जाए, ना मई, बीच में कहीं पे एक डेट रहेगी ऐसे. ठीक है, चलिए आगे पढ़ें ज़रा. अपन लिखना नहीं है अभी, रीड करना है. एक तो ये हर बार हिल जाएगा शायद. क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ड्यू डेट इज वेटेड एवरेज ऑफ द ड्यू डेट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस. आप मैथ्स में पढ़ते हैं 2 टाइप के एवरेज होते हैं, और जिन लोग ने 11th में स्टैट्स मुझसे पढ़ा है उनको याद होगा, मैंने पढ़ाया था. इवन 12th में जिन लोगों ने पढ़ा है गुडविल अकाउंट्स तो सभी पढ़ के आए हैं गुडविल, और अभी भी पार्टनरशिप में गुडविल पढ़ा तो वहाँ पे भी वेटेड मेथड होता है. तो वो बात कर रहे हैं यहाँ कि एवरेज ड्यू डेट जो है वो एक वेटेड एवरेज है. तो ये आपको थ्योरी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के क्लियर होना चाहिए. एक वेटेड एवरेज है ऑफ ड्यू डेट्स, जो अलग अलग डेट्स है उनका एवरेज है, where amount of each transaction is used as weight. वो छोड़ो. The unique feature is that party making payment ना कोई गेन करता ना लूज़ करता. अब अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, सिचुएशंस हैं जहाँ इसका इस्तेमाल होगा, वो हम चैप्टर में हम देख ही लेंगे, उसको छोड़िए नहीं चाहिए. इन दिस यूनिट वी शैल एलैबोरेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिंग, कैसे निकालते हैं एवरेज ड्यू डेट, कवरिंग द केसेस where the amount is lent in various चैप्टर के ऐसी बेसिक बता रहे हैं. द टेक्निक इज ये कोई काम करें. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ. ये मैंने आपको बता ही दिया, एक बार फिर भी पढ़ लीजिए बॉक्स. एवरेज ड्यू डेट मतलब इट इज़ द मीन.
It is the mean or equated date on which the single total payment may be made in lieu of the different payments on different dates, जिससे कि ना कोई पार्टी लूज करे ना ही कोई पार्टी गेन करे। ठीक, अब इन्होंने कुछ फॉर्मूला बताया है एवरेज ड्यू डेट का। आप जाइए और इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिखिए। प्लीज़ गो एंड राइट इट इन योर कॉपी। Average due date is equal to base date। अब मैम ये base date क्या है? I'll explain everything, don't worry about it. This Badal is looking very bad, so there will be some base date plus or minus, when something negative comes तो minus, नहीं तो plus। total of product upon total of amounts, so what is the formula? Base date plus or minus total of product upon total of amounts। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट, एनी डेट कैन बी टेकन एज बेस डेट। Any date can be taken as base date. Any date can be taken as base date, but we shall be taking the due date of first transaction. We shall be taking the due date of the first transaction. बच्चे लेने को कोई भी ले सकते हैं, बट होता क्या है, मैं कोई डेट ले रही हूँ, आप कोई डेट ले रहे हैं, तो आप अपना आंसर को, सोल्यूशन को मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए फ़र्स्ट ले लें। और इंस्टीट्यूट की भी प्रैक्टिस ये है कि फ़र्स्ट ले लें। अब क्या होता है कि जब आपने फ़र्स्ट डेट ली और इंस्टीट्यूट भी वो ले रहा है, तो चेकर के लिए बड़ा आसान हो जाता है। और आप बीच की कोई डेट ले लें, एक्सपेरिमेंटल नहीं, हम तो बीच की लेंगे, तो पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करें और एग्जामिनर को इनकन्वीनियंस होगी चेकिंग में। तो डू नॉट डू एनीथिंग एवर विच कॉजेज इनकन्वीनियंस टू योर एग्जामिनर। तो इसीलिए प्रेफरेबल है वी गो विद द फर्स्ट। बाकी जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस कोई भी डेट ले सकते हैं, और आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में कोई भी डेट लेके चेक कर लीजिए कि देखो दोनों लेके मेरा आंसर सेम ही आ रहा है, ऐसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द ड्यू डेट, इफ द ड्यू डेट इज इन फ्रैक्शन, वो हो सकता है, तो इट विल बी राउंडेड ऑफ, आगे लिखिए, इफ अमाउंट इज पेड बिफोर ड्यू डेट। देखो ड्यू डेट ऐसी डेट है ना किसी को लॉस होगा ना गेन, बट उसके पहले कोई दे रहा है पहले, तो फिर क्या हो रहा है, लिखिए रीबेट इज गिवन, डिस्काउंट देना रहेगा, रीबेट इज गिवन। और लिखिए इफ द अमाउंट इज पेड आफ्टर ड्यू डेट, लेट दे रहा है तो फिर इंतज़ार होगा, तो फिर इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, ऑलराइट, देन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। फॉर्मूला लिख ही चुके हैं हम, क्वेश्चन पे आएंगे ताकि बात आपको समझ में आए। उससे पहले हमारे मॉड्यूल ने किया क्या है, कंसेप्ट ऑफ ड्यू डेट और डेट ऑफ मेचोरिटी इन्होंने समझाया है। सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ चुके हैं, हमको बहुत अच्छे से निकालना आता है, फिर भी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट मैच्योर्स ऑन द डेट ऑन विच इट फॉल्स ड्यू, एंड एवरी प्रॉमिसरी नोट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉल्स ड्यू ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डेट विच इज़ एक्सप्रेस टू बी पेबल। तो 3 दिन ग्रेस के। कह रहा है बिल डेटेड 30 सितंबर, मेक पेबल 3 months आफ्टर द डेट। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई हैव माई स्लाइड ओवर है ताकि मैं पैरेलल आपको, आई वुड वांट कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस प्रॉपर रहे, इसीलिए आई एम इवन टेकिंग अप द बेसिक एग्जाम्पल्स दे हैव गिवन। ओके, चलिए, तो उन्होंने फरमाया
किया कि बिल है 30 सितंबर का और कितने समय का है, समय है 3 महीने, 3 मंथ्स। चलिए सबसे पहले तो अपन ड्यू डेट निकालें। 30 सितंबर के बाद 30 अक्टूबर, ठीक, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर आया। 30 दिसंबर में क्या करना रहेगा, ऐड 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो 30 दिसंबर के बाद 31, फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या आ जाएगी आपकी 2 जनवरी। ये अपने को बहुत अच्छे से निकालना आता है मेचोरिटी डेट, राइट। चैप्टर में एक्चुअली इसका फिर से यूज है इसलिए उन्हें थ्रू एग्जाम्पल बता दिया। आगे, अ नोट डेटेड 1 जनवरी मेड पेबल 1 मंथ आफ्टर साइट, तो 1 महीने बाद। तो दूसरा एग्जाम्पल 1 जनवरी, 1 महीने का समय है, तो आप डेट देख लें। 1 जनवरी के बाद क्या आती है, 1 फरवरी। कितने दिन जोड़ने रहते हैं, 3 दिन, कितना हो जाएगा 4 फरवरी। ओके ओके, बाकी उन्होंने क्या कह दिया, कैलकुलेटिंग ड्यू डेट ऑफ बिल और नोट पेबल फ्यू मंथ्स आफ्टर साइट, ये आपको आता है। स्टिल उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है उसको मैं करवा रही हूँ आपके साथ। बिल ड्यू ऑन 29 जनवरी, बिल ड्यू ऑन 29 जनवरी मेड पेबल 1 मंथ आफ्टर द डेट। अब डेटेड 29 जनवरी आ गया। हमने ये केस पढ़ा है कि अगर जब आप ड्यू डेट निकालते हो और डेट ना आए तो फिर कौन सी डेट ले लेते हैं, लास्ट डेट ऑफ दैट रेलिवेंट मंथ। तो फिर क्या करेंगे, 29 फरवरी तो ले नहीं सकते, तो 28 फरवरी ले लिया जाएगा और उसमें 3 दिन जोड़ देंगे। तो फिर क्या डेट आ जाएगी आपकी, इट विल बी 3 मार्च। आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू यू। ओके, चलिए फिर बात कर रहे हैं वो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट व मैच्योरिटीज हॉलीडे, वो भी आपको समझ आता है। इसको मैं अलग से नहीं लिखवा रही, ये सब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में लिखा है। हॉलीडे की 2 कंडीशंस आ रही हैं। क्या 2 कंडीशंस आती हैं, एक बात होता है कि वो सडन है और एक आता है कि वो एडवांस में ही डिक्लेयर्ड था। अब बेटू अगर सडन आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा आपका इमरजेंसी में, तो नेक्स्ट बिजनेस डे या नेक्स्ट वर्किंग डे, छुट्टी वाला दिन नहीं, नेक्स्ट बिजनेस डे या वर्किंग डे। अब एडवांस में अगर होता है तो एडवांस में अगर है तो फिर आ जाती है बात प्रीसीडिंग बिजनेस डे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और मानिए प्रीसीडिंग डे भी छुट्टी है तो फिर उसके पहले का, फिर उसके पहले का। चलिए ये चार्ट के थ्रू समझ लीजिए आप। इफ़ मेचोरिटी डेट इज़ हॉलीडे इंक्लूडिंग ग्रेस डेज के बाद, पब्लिक हॉलीडे संडे सैटरडे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया जो भी, तो ड्यू डेट से जो जस्ट पहले प्रीसीडिंग बिजनेस डेट है, प्रीसीडिंग इज ऑल्सो अ पब्लिक हॉलीडे, तो फिर उसके पहले का आ जाएगा डे प्रीसीडिंग द प्रीवियस डे। और इमरजेंसी है तो फिर नेक्स्ट फॉलोइंग डे हो जाता है। आई होप दैट्स क्वाइट क्लियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कम टू आवर फर्स्ट illustration. Okay, what are they saying? They are saying the following are the amounts due on different dates between the same parties. Okay, 500 रुपये 3 जुलाई, 800 रुपये 2 अगस्त, 1000 रुपये 11 सितंबर. Suggest a date on which all the bills may be paid without any loss of interest to either of the party. किसी को भी कोई नुकसान ना हो। अब ये सॉल्व कैसे करना है, इसका एक सेट फॉर्मेट है, बहुत ईजिली काम हो जाएगा। पहला कॉलम बनाएंगे अपन, दूसरा बनाया, देखिए साहब, सबसे पहले नीचे जाएं और मैंने नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेना है बेस डेट, एक अप्रॉक्सीमेट डेट मान ली कि ये डेट रही होगी जिस डेट पे हम सेटल कर लें, तो कोई भी डेट आप ले सकते हैं, 3 जुलाई। तो यहाँ हम फर्स्ट डेट ही लेंगे, वी आर टेकिंग 3 जुलाई। अब जब हम टेबल बनाएंगे, एक कॉलम में तो आ जाएगा आपका अमाउंट, वो मैंने लिखा। अगले कॉलम में आप अपनी ड्यू डेट जो दी है उन्होंने वो लिख लें, ड्यू डेट लिख लें। नेक्स्ट कॉलम में आएगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट।
ए भाई, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, ऊपर जगह की कमी है तो मैंने ऐसे मार्क किया। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम का, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का ऐसे, अमाउंट, फिर ड्यू डेट, इंटरचेंज चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और फिर प्रोडक्ट। चलिए अमाउंट लिखे अपन 500 रुपये। ड्यू डेट क्या करिए क्वेश्चन में 3 जुलाई, समझिएगा हाउ दिस बी डन। 3 जुलाई के बाद नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, अब ड्यू डेट है 3rd, बेस डेट भी है 3rd, तो गैप कितना है 0। प्रोडक्ट करना है किसका किसका, इसका और इसका, लिख दीजिए 0। अगले पर आइए, पहला काम हो गया। अगला है 800 रुपये, ड्यू डेट है 2 अगस्त। अब क्या करना है आपको, गैप देखना है। गैप इफ़ आई से दिस or this. So you will be picking up your calculator and you will be calculating it. 31 minus 2 plus of 2. देखिए कितने दिन आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ रफ में लिखूँ तो 3 जुलाई है, अब 3 जुलाई से 2 अगस्त, तो कितना गैप आता है, तो जुलाई के 31 दिन में से 3 दिन तो गए, तो कितने दिन बचे 28 और 2 दिन अगस्त के, तो कुल मिला के गैप कितने दिन का हो गया 30। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोडक्ट, सो यू विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस। कम टू नेक्स्ट अमाउंट क्वेश्चन में क्या दिया है 1000, डेट क्या है 11 सितंबर, फिर गैप निकालना है हमें ये डेट और बेस डेट का। आई हेल्प यू कैलकुलेट दैट। 3 जुलाई है तो जुलाई के कितने दिन बचे 28, अगस्त के पूरे 31 और फिर आ गया सितंबर, तो सितंबर के 11 दिन। सम अप कर लीजिए सर। सो दैट मेक्स हाउ मेनी 70 दिन, 70 दिन। प्रोडक्ट करिए 70,000, इस कॉलम का टोटल करेंगे 94 और अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे तो ये 13 मतलब 2300। अब जाएंगे नीचे और लिखेंगे ज़रा फॉर्मूला, एवरेज ड्यू डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, बेस डेट प्लस, नेगेटिव तो कुछ आया नहीं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। 3 जुलाई की ही प्लस 94,000 डिवाइडेड बाय 2300। अब ये समझिए आप, जब आप दिस बाय दिस करते हैं तो एक मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। प्रोडक्ट कैसे निकला है, अमाउंट इनटू डेज करके, और नीचे क्या है, नीचे है अमाउंट। तो जब ये डिवाइड होता है तो जो आता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं डेज। तो करें अपन 94,000 डिवाइडेड बाय 2300, तो क्या आ रहा है आपका, ये पोर्शन को मैं इधर रेड से लिख दे रही हूँ, सॉल्व करके आपका आ रहा है 40.86 डेज़। अब हमने डिस्कस किया था कि अगर डेसिमल में आता है या फ्रैक्शन में तो राउंड ऑफ कर देंगे, तो उसको आप 41 दिन ले लीजिए, 41 डेज़ करके, क्या 41 डेज़। क्लियर, तो चलिए साहब जोड़ दें, बेस डेट में 41 डेज़, यहाँ कर दूँगी मैं आगे का सॉल्व।
तो 3 जुलाई थी, अब 41 में से 28 दिन तो जुलाई के हो जाएंगे और 13 दिन वहाँ, तो 13 अगस्त करके चेक करिए, आपकी डेट निकल कर आएगी 13 अगस्त। हो सकता है किसी को भाई ये 41 डेज़ जोड़ने में प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। सी ए फाउंडेशन में हो, थोड़ी लाज रखो। 3 जुलाई में तो हम खड़े ही हैं, 41 डेज़ आगे बढ़ाना। तो 3 जुलाई के बाद जुलाई में कितने दिन बच रहा है आपके? 28 डेज़, 31 डेज़ रहते हैं, तो 28 दिन वो बच रहे हैं। तो 41 डेज़ में से 28 दिन तो जुलाई के गए और 13 दिन अगस्त के। तो 13वें डेट पर 13वीं नहीं 13, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 13 अगस्त विल बी दी एवरेज ड्यू डेट। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि देखिए, अगर आप अर्लीस्ट डेट देखें तो 3 जुलाई है। जो रिसीवर है पैसा पाने वाला, वो चाहेगा 3 जुलाई को ही मुझे पूरा पैसा मिल जाए, बट कौन पेन में होगा? पैसा देने वाला। वो कहेगा अरे मेरे आखिरी डेट तो 11 आ रही है, 11 सितंबर, 2 महीने से भी ज़्यादा के बाद। और जो पेयर है वो क्या चाहेगा कि मैं 11 सितंबर को दूँ। तो भैया जो रिसीवर है वो कहेगा मैं क्यों इतना इंतज़ार करूँ, वाई शुड आई वेट। तो इसलिए एवरेज का मतलब क्या होता है? वो जो एक्सट्रीम डेट्स हैं, मतलब 3 जुलाई और 11 सितंबर, उसके बीच की कहीं, इसलिए डेट क्या आ रही है आपकी? 13 अगस्त। तो वो बीच की डेट ऐसी है 13 अगस्त जिसके ऊपर पूरा उठा के, मतलब 2300 रुपये, सारा टोटल 2300 रुपये दे दिया जाएगा। तो ना बोरोवर और मतलब ना पेयर और ना रिसीवर कोई भी नुकसान के ऊपर नहीं होंगे, कोई भी नुकसान में नहीं होंगे। आर यू क्लियर विद दैट? ओके, ठीक। चलिए जाके ज़रा अगला एग्जाम्पल करें और ये समझें कि कितना कुछ आपको एलेबरेट करते बनेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स। ड्यू टू एक्स मतलब एक्स हैज़ टू रिसीव एंड वाई हैज़ टू पे। अब आगे पढ़ें। वाई वॉन्ट्स टू पे ऑन 18 मार्च, वाई वॉन्ट्स टू पे ऑन 18 मार्च या फिर ऑन 14 जुलाई। 2 डेट्स बता रहा है वो कि या तो मैं इस डेट को दे देता हूँ पूरा पैसा या इसको। इंटरेस्ट रेट कुछ बताया है। नीचे कह रहे हैं डिटर्मिन दी अमाउंट इज़ पेबल, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में। सबसे पहला काम ये है कि हमें ये समझना है कि एवरेज ड्यू डेट क्या है। अगर एवरेज के पहले वो देता है तो हम उसको डिस्काउंट दे देंगे, और एवरेज के बाद अगर वो देता है मतलब लेट कर रहा है तो हम साथ में उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो पहला काम लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। Calculation of average due date. चल, let's go and prepare our columns. So first column can be due date, second can be amount. After that, number of days from the base date and then product. Number of days from base date और उसके बाद product। इसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम, इसको बोलते हैं थर्ड कॉलम, इनका प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे। टेबल बनाने के बाद नीचे जाएंगे एंड लेट्स टेक बेस डेट। बेस डेट वी कैन ऑलवेज टेक एज व्हाट? द फर्स्ट, मतलब 10 जनवरी ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ ड्यू डेट डाल देंगे 10 जनवरी। अमाउंट कितना है? 500। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, तो 10 जनवरी ड्यू डेट और 10 की बेस डेट, तो 0, तो प्रोडक्ट वुड बी 0। नेक्स्ट इज 26 जनवरी। अब बेटा अगर पहले से प्री डिसाइडेड है, 26 जनवरी है ही छुट्टी, है ना, तो क्या ले लेंगे? एक पहले की, मतलब 25 जनवरी। क्लियर? और कितना आ जाएगा ये अमाउंट? 1000 रुपये, 1000 रुपये। नाउ द पॉइंट इज दैट आपको देख रहा है ये डेट और ये डेट में कितना गैप है, तो नंबर ऑफ डेज, हाउ मेनी डेज आर कमिंग? 15। प्रोडक्ट कर देंगे
कितना आ जाएगा 15,000। अगला कह रहे हैं 23 मार्च, 3,000 रुपये। चलिए जाइए इसके डेज चेक करिए। सबसे पहले जनवरी 10 के बाद कहाँ तक जाना है, 23 मार्च। तो जनवरी के कितने दिन बच रहे हैं, 21। फिर फरवरी 28 और मार्च में कहाँ जाना है, 23 मार्च। तो 23 दिन मार्च के। तो टोटल नंबर ऑफ डेज बिटवीन दीज टू विल बी हाउ मेनी, दैट्स मेकिंग 72। तो 72 डेज फ्रॉम द बेस डेट। प्रोडक्ट कर लो, 2,16,000। कम टू नेक्स्ट 18 अगस्त। अब 18 कह रहे हैं संडे, तो ये पहले से पता होती है। तो फिर 17 अगस्त, 4,000 रुपये। वापस क्या निकालना है आपको, 10 जनवरी से 17 अगस्त के बीच में कितने डेज आ रहे हैं। तो 10 जनवरी में, अब जनवरी में कितने दिन बचे, 21। फरवरी 28, मार्च पूरा 31, अप्रैल पूरा 30, मई पूरा 31, जून 30, बाप रे बाप, जुलाई 31, फिर जाके आएगा अगस्त 17 तक, मतलब 17 दिन अगस्त के। इन सब का सम अप कर लीजिए। डेज ढंग से काउंट करना है अपने को संभाल के। हाउ मेनी यू आर गेटिंग, जस्ट कंफर्म इट टू मी। ठीक, 219 आ रहा है, 219, ये सब ऐड कर लो। एक्चुअली वो कैलकुलेटर के चक्कर में थोड़ा सा कंफर्मेशन लगता है। ये और ठीक है, इसका प्रोडक्ट कर लीजिए इंटू 4,000, 8,76,000 और इस कॉलम का टोटल 16 21, आई थिंक इट्स कमिंग 11,07,000। और अमाउंट का टोटल कर लीजिए 8, 8.5। और नीचे लिखिए आप एवरेज ड्यू डेट इज़ इक्वल टू बेस डेट जो भी है प्लस समेशन जो प्रोडक्ट है ऊपर उसका अपॉन समेशन ऑफ अमाउंट। और मैं हर बार चाहूँगी दैट यू गिव इट अ थॉट, तो प्रोडक्ट कैसे निकला है, अमाउंट इनटू डेज, और नीचे अमाउंट है, मतलब एक्चुअली अमाउंट से अमाउंट कट गया, तो जो फाइनल आंसर है वो डेज़ में है। तो ऐसे काट के मत दिखाना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट। तो यहाँ 10 जनवरी आई 11,07,000 रुपये, ये आए अपॉन 8,500। ठीक है, करिए डिवाइड, 11,07,000। सो दैट्स कमिंग, इस पोर्शन को जब आप करते हैं ये, सो 130.23, तो उसको आप 130 ले लें, राउंड ऑफ करते हैं तो इतना 130 डेज़ आपको बढ़ा देने हैं। 10 जनवरी में 130 डेज़ आपको बढ़ा देने हैं। ये जो मैंने लिखा था इन्हें सब काट दूँ, आप 130 डेज़ ऐड करना है 10 जनवरी में। तो जनवरी के कितने दिन बचे हैं अपने पास, 21, फरवरी के 28, मार्च 31, अप्रैल 30। अब ये क्यूमुलेटिव सम अप करके देखते चलना, 21 + 28 + 31 + 30, 110 तो हो ही गए, और हमको 130 दिन जोड़ने हैं। तो मई से कितने दिन ले लेंगे, 20। सम अप कर लूँ, इज इट मेकिंग 130 डेज़।
ठीक है, तो क्या आ जाएगी डेट आपकी 20 मई, मतलब 20th मई इज़ द डेट कि अगर इस दिन को ट्रांजैक्शन हुआ तो ना कोई पार्टी गेन करेगी और ना कोई पार्टी लॉस, ना तो किसी पार्टी को लॉस होगा, ना तो कोई पार्टी गेन करेगी और ना ही किसी पार्टी को लॉस होगा। इन लोगों ने राउंडिंग ऑफ जो करी है वो फर्दर कर दी, डेज तो वही के वही आए हैं 15, 72, 21 और डिवाइड करने पे भी सारी चीज़ें वही हैं, इन्होंने केवल राउंडिंग ऑफ 28 डेज ही हैं ये, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 20, इन्होंने फर्दर राउंड ऑफ कर दिया है 130.23 को, दे हैव गॉन फॉर कंसिडरिंग 131 डेज, तो 21st में आ जा रहा है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप तो उसको ईदर ऑफ द वेज कर सकते हैं और नीचे हमेशा एक नोट डाल के आ जाएं एग्जामिनर के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नोट करके द डेज would have been rounded off to further decimal place। ठीक है, इट्स जस्ट कि हम सामने वाले को लिबर्टी दे दें, एक आध दिन और दे दें, क्योंकि नेक्स्ट डे का थोड़ा पोर्शन आ ही रहा है ना, इसीलिए तो आप वो भी कर लेते हैं, तो दैट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ मैं 21st लिख देती हूँ। आई होप लॉजिक क्लियर है आपको इन बोथ ऑफ देम, इट्स जस्ट दी अप्रॉक्सीमेशन, सो मार्क्स आर अवॉर्डेड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब 21 ही ले ली, जैसे 130 पॉइंट कुछ है, तो सामने वाले के लिए देखिए मेरा थोड़ा सा समय और बचा था ना, तो वील से ओके जेनरस ओके कि ठीक है 21 मई को दे देना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पॉइंट पे जाइए। क्वेश्चन फरमा रहा है कि सामने वाला वाई कह रहा है मैं तो 18 मार्च को ही पैसे देने को तैयार हूँ। कब? 18। अब मैं इसको रब कर दूँ आपके लिए, 18 मार्च हमारी डेट निकल के आ रही है, मैं यहाँ लिखूँगी 21 में, और सामने वाला कह रहा है मैं तो इसके पहले ही 18 मार्च को चाह रहा हूँ कि मैं आपको पैसे दे दूँ। हमने अभी चैप्टर जब बिगिन किया तो डिस्कस किया था कि अगर प्री पेमेंट होता है तो सामने वाला जो है एलिजिबल है किस चीज़ के लिए? डिस्काउंट पाने के लिए, मतलब उसको रीबेट दिया जाए। तो हम यहाँ सबसे पहले डेज देख लें कि वो कितना पहले देने को तैयार है। तो 21 दिन तो मई के, अप्रैल के 30 दिन, और 18 के बाद 13 दिन मार्च के, 18 को ही दे रहा है ना, मतलब पहले दे रहा है, रिवर्स जा रहा है। तो आप समअप करिए इसको, तो कुल मिला के 64 डेज़ आ रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द कैलकुलेशन, यस 64 डेज़ पहले प्री पेमेंट हो रहा है। प्री पेमेंट कितने दिन पहले? 64 डेज़। तो भाई 64 डेज़ कोई पहले पैसे दे रहा है तो सामने वाले को आपको क्या देना पड़ेगा? रीबेट। चलिए रीबेट का कैलकुलेशन करिए इसके नीचे जाकर, कितने रुपए टोटल हैं? 8,500। 8,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कहाँ है, कितना लेना है? 8%, और 64 डेज़ पहले दे रहा है तो 64 डेज़ के हिसाब से वो कम पे करेगा, डिवाइड बाय 365। करिए कैलकुलेशन। सो 8,500 इंटू 8 और इंटू 64 डिवाइड बाय 365, that's coming 119.32, 119.32। प्रॉपर हेडिंग डाल के करना केस 1 के लिए, इफ़ द पेमेंट इज़ डन ऑन 18 मार्च, तो इतना रीबेट उसको हम देंगे। अब बेटे अगर हम इतना रीबेट देंगे तो टोटल अमाउंट वैसे बन कितना रहा था? 8,500। 8,500 में से अगर हम 119 रुपये कम कर देते हैं तो सामने वाला कितना पे करेगा? 8.5 में से 119 कम कर देते हैं
So that person will pay 8,381. 8,381 in the first case. We will give him discount as he is making prepayment. He is paying before the average due date. Okay. So 8,000, when they have gone for decimal, we write it like this. That's not any problem. तो ये हमने किया. सेकेंड पे आ जाइए. लेट्स गो टू द सेकेंड केस. लिख दीजिए जाके भी. if payment is done on 14 जुलाई, तो हमारी एवरेज ड्यू डेट मई की आई है ना, 21 में. और सामने वाला कह रहा है मैं अभी नहीं, मैं तो 14 जुलाई को पैसे दूंगा. तो ये है आपकी एवरेज ड्यू डेट 21 में. और सामने वाला कह रहा है मैं तो 14 जुलाई को पैसे दे पाऊँगा. अच्छा साहब, तो वेटिंग पीरियड, वी हैड टू वेट, सो वी विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम दैट पर्सन. डिले कर रहा है वो. तो सबसे पहले मैं मई का देख लें अपन. मई में 31 डेज होते हैं. 21 के बाद से 31, मतलब 10 दिन तो मई के वेट करें. मई के बाद आया आपका जून. जून में रहते हैं आपके 30 दिन. फिर आया जुलाई. तो जुलाई में 14 को दे देगा, तो 14 दिन, 1 to 14 वेट करना पड़ा. तो टोटल डेज़ 40 और ये 50, 54 डेज़ का क्या रहा, वेटिंग. तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. कितना है हमारा अमाउंट, 8,500, जो कि हमें 54 डेज़ लेट मिल रहा है. उस पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू चार्ज फ्रॉम वाई. So here we go and let's calculate, and that's coming 100.6 का इंटरेस्ट. तो लिखेंगे आप जाके टोटल अमाउंट पेएबल बाय टोटल अमाउंट पेएबल बाय वाई इज इक्वल टू 8,500 तो वो देना ही था और 100.6 इंटरेस्ट पे. तो कितना हो गया, 8,600.6. दिस इज द एंटायर अमाउंट पेड. All right, has it become pretty clear to you? All right, so here your illustration number 2 gets concluded. ठीक है. Proceeding to the next one, illustration number 3. पढ़ें ज़रा. कह रहा है illustration 3 में calculate average due date from the following. Date of the bill they have given. So they did not give the due dates this time. They have given you date of the bill. They have given term, and they have given you the amount. So what I would say is we'll make a few additional columns ताकि ड्यू डेट निकल जाए. तो यहाँ आ जाएगा आपका date of the bill, then you will have the term, then you will calculate your maturity date. And I have told you time and again that they synonymously use the word due date and maturity date, so that does not create any sort of difference. After that, what will we have? We will have your amount. After amount, there will be product, days of product. चल, ये लिखा मैंने यहाँ, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल. अगला टर्म, फिर ड्यू डेट, उसके बाद अमाउंट, देन नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और फिर प्रोडक्ट. ये 1 2 3 4th कॉलम है, 5th कॉलम है, तो 4th और 5th का पार्ट. ठीक है.
चल, यहाँ डाला हमने डेट ऑफ बिल 10th ऑफ अगस्त 15, टर्म है 3 महीने। ऐसे कैलकुलेशन सीखा हमने 10th अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 10 और उसमें 3 दिन जोड़ दिए तो 13 नवंबर। आया ना। अगला आया 23 अक्टूबर। 60 दिन की बात करी तो आपको यहाँ प्रॉपर डेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ मैं गई, मैंने लिखा अक्टूबर में 23 हुई गए और अक्टूबर में 31 दिन रहते हैं, तो 8 दिन अक्टूबर के, फिर नवंबर में 30 दिन, फिर दिसंबर। तो यहाँ तक देखिए 38 डेज़ तो हो ही चुके। तो यहाँ 22 दिसंबर आ रही है। अब 22 दिसंबर तभी आप सबको मिलाते हो तो 60 दिन होते हैं। अब इसके बाद 3 दिन जोड़े जाते हैं ग्रेस के। तो जब 3 दिन जोड़े जाएंगे तो 22 दिसंबर के बाद 3 दिन जोड़े तो क्या आ गई 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर क्रिसमस होता है तो छुट्टी होती, तो लेना चाहिए 24। बट जहाँ तक मुझे याद है हमारा मॉड्यूल भूल गया ये बात, उसने 25 ले ली। तो आप ऐसा ना करें, आप 24 ही लीजिए। देखिए आप, ये इन्होंने अक्लमंदी कर दी, 25 दिसंबर लेके बैठे हैं। माफ़ करिए इनको, आप सही काम करिए। ठीक है, चलिए कम टू नेक्स्ट। 4 दिसंबर। 4 दिसंबर क्या कहा इसमें, 2 महीने, 2 मंथ्स। तो 4 दिसंबर के बाद 4 जनवरी, 4 फरवरी और हो जाएगा 7 फरवरी। उसके बाद आई अगली बार 14 जनवरी। 60 दिन प्रॉपर सिस्टमैटिक कैलकुलेशन करिए जाकर। मैं इधर लिख देती हूँ 14 जनवरी के बाद जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, तो 17 दिन बचे जनवरी के, है ना। फिर आया आपका फरवरी, 28 दिन, कितना हो गया 14 15 शायद 45 डेज़। फिर आया मार्च, तो मार्च से कितने ले लें 15 दिन, तो दैट विल मेक 60। अब 15 मार्च में जोड़ दीजिए 3 दिन, क्या हो जाएगा आपका 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च यहाँ डाल दी हमने ड्यू डेट। क्लियर, कम टू नेक्स्ट। 14 मार्च 2 महीने, 14 मार्च और 2 महीने की बात करें। 14 मार्च के बाद अप्रैल और मई, और 14 15 16 17, तो 17 मई आ जाती है आपकी डेट। अमाउंट की बात करें तो जो है एग्जैक्टली कॉपी कर दो, 6,000, 5,000, 4,000, 2,000 और 3,000। नीचे जाइए और एक बेस डेट ले लीजिए। अब ड्यू डेट्स में से जो भी अर्लीस्ट होती है वो बेस डेट ले लेना चाहिए। हाल फिलहाल में 13 नहीं, हाँ यही सही, ये 13 नवंबर। अब बात आ रही है नंबर ऑफ़ डेज फ्रॉम द बेस डेट, तो ये तो 0 ही है, ऑफ कोर्स ही बात है। अगला 24 दिसंबर, तो बच्चे इसमें चेक करना रहेगा आपको कि नवंबर में कितने दिन बच रहा है। तो 13 नवंबर है, नवंबर में 30 दिन रहते हैं, 17 दिन बच रहा है नवंबर में, 17 दिन हो, और दिसंबर में 24 है तो 24 दिन हो, तो कितना हो गया 41 डेज़। तो नंबर ऑफ़ डेज फ्रॉम बेस डे 41, मतलब 13 नवंबर से 24 दिसंबर तक कितने दिन हैं। अगला आ रहा है 7 फरवरी, तो इसी में ही मैं ऑल्टर कर दूँ आपके लिए। फिर आप कर दूँ क्या ये ऊपर का पार्ट, प्लीज़ आई हैव सम स्पेस हियर जी। तो फ्रॉम द बेस डेट मतलब 13 नवंबर से 7 फरवरी तक। तो सबसे पहले लेट मी चेक नवंबर इटसेल्फ, 17 दिन उसमें, बिकॉज इट्स अ मंथ विथ 30 डेज। देन यू विल हैव दिसंबर, उसमें 31, देन यू विल हैव जनवरी विच स्टिल हैज़ 31 डेज, एंड फॉर फरवरी यू हैव 7 डेज। सो सम अप करेंगे हाउ मच इट इज़ मेकिंग।
तो 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 7, so that's making 86 days. 86 days. Come to next 18 मार्च. तो फ्रॉम बेस डेट दैट मीन्स 13 नवंबर से लेकर 18 मार्च तक. तो नवंबर की बात की जाए अगर, तो अभी हमने जैसे कि देखा था 17 दिन बचे हैं. दिसंबर में 31 डेज़ रहते हैं. जनवरी में 31 डेज़ हैं. फेबररी क्वेश्चन ने खुद ही फरमा दिया, ना भी कहता तो हम 2080 लेते. और मार्च में 18 दिन है, तभी 18 मार्च आएगी. तो सबको ऐडअप कर दीजिए. तो आ रहा है 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 और प्लस 18. सो दैट्स मेकिंग 125 दिन, 125 डेज. ऑल राइट, कम टू नेक्स्ट. ये मैंने रब करा, पीछे गए. 13 नवंबर से मतलब बेस डेट से 17 मई. ठीक है. तो नवंबर अभी हमने देख ही लिया 17 डेज़. दिसंबर 31, जनवरी 31, फेबररी 28, मार्च 31, अप्रैल 30 और मई 17 है. तो 17 दिन मई के. ऐड कर लें इन सबको. तो 17 31 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 और प्लस 17. So that's making 185 days. 185 days. Kindly go and check all that. Okay, so they have taken it from the date of bill and we have taken it from due date, so that doesn't make any problem. बेस डेट हमारी अलग है. ये हुआ. ये होने के बाद प्रोडक्ट निकालिए 0. यहाँ प्रोडक्ट निकालिए 41 इंटू 5000, दैट्स 2,05,000. और उसके बाद 86 इंटू 4000, 3,44,000. Then 125 into 2000, that's 2,50,000. And then 185 into 3000, so that's 5,55,000. इसका कर लें टोटल. I think it's coming 13,54,000. ओके. और अमाउंट का टोटल कर लेंगे. तो ये कितना, 5, 10 और 20, दैट्स 20,000. राइट. लेट्स गो नीचे एंड कैलकुलेट योर एवरेज ड्यू डेट. तो जो भी बेस डेट है वो उसमें ऐड होगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट. ओके. और ये डिवाइड करके हमें क्या मिलता है, यू गेट नंबर ऑफ डेज. चलिए करिए. वेयर शुड आई राइट, मे बी हेयर आई राइट इट. तो बेस डेट लिखी मैंने 13 नवंबर प्लस 13,54,000 divided by 20,000. So divide and calculate the number of days coming. So I'm getting 67.7 days. So let's take it 68 days. कितना आ रहा है, 67.7. So 68 डेज इसमें ऐड करें. डेज़ का ही खेल है, यहाँ से वहाँ डेज़ को संभाल के बस हैंडल करना है और कुछ नहीं. तो नवंबर में 17 दिन जोड़ पाएंगे. दिसंबर में 31, जनवरी और यहाँ तक 48 तो हो ही चुका है. तो यहाँ के 20 दिन लेंगे 20 टू मेक 68.
तो क्या आ रहा है 20 जनवरी 2016, 20 जनवरी 2016 is coming as your date. 20 जनवरी 2016. Okay. 20th January 2016 shall be taken. Did you understand this? Yes or no? You have to be like very very alert when you're calculating number of days and maturity, and then finally calculating the average due date. So that's something to be taken care of. Okay. Should we proceed further? Taking illustration number 4. They are saying a trader having accepted the following several bills, following due on different dates, now desire to have these bills cancelled. सब कैंसिल कर दो, इतनी सारी अलग अलग डेट से मैं कहाँ तक हैंडल करूँगा. एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, एक ही बिल चाहिए उसको ऑफ द होल अमाउंट, मतलब एक डेट को वो पूरा पैसा देने को तैयार है ऑन द एवरेज ड्यू डेट. ठीक है, मतलब कुल मिला के इज रेडी टू पे द एंटायर अमाउंट एक साथ, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं. अब डेट ऑफ द बिल, amount or usage of the bill ये दिया है. You are required to find out what? You have to find out the average due date. Clear? So the columns will be in the similar manner as we did in the last question. Let's go and calculate. सबसे पहला क्या आ जाएगा? What you will have first? You will have the date of the bill. Then you will have this particular term or duration. Then you will get your due date. After due date you will have your amount. After amount you will have number of days from base date. तो सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा डेट ऑफ बिल. ठीक, उसके बाद आ जाएगा टर्म या ड्यूरेशन, और फिर आ जाएगी आपकी ड्यू डेट. ड्यू डेट के बाद नेक्स्ट यू कैन हैव your amount, then number of days from base date, and then you will have product. Now this would be column number 4 and this is column number 5. So product is of 4 and 5. Clear? Check. Let's go and write it all. Date of the bill क्या है? 1 March 16. ड्यूरेशन क्या है? 2 महीना. अब 2 महीना है तो ज़रा अपन चेक कर लें. 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल, 1 मई, 3 दिन जोड़ो, 4 मई, 400 रुपये. अगले पे आओ, 10 मार्च 16 इज़ द डेट. ड्यूरेशन क्या है? 3 महीना. मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून. जून में 3 दिन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 13 जून. एंड मंथ्स आर ऑलवेज रियली गुड. दे डू द थिंग्स वेरी इजी. और डेज डाल के दे मेक इट सो डर्टी. सो देन इट्स 4 अप्रैल 16, 2 महीने. तो 4 अप्रैल के बाद मई और जून, तो 5 जून और 3 दिन जोड़े तो 8 जून, है ना. फिर 20 अप्रैल है तो इधर लिखा मैंने 20 अप्रैल और 1 महीना है, तो अप्रैल के बाद मई आया और 3 दिन जोड़े तो 23 मई, और उसके बाद आ रहा है 11 मई 16 और 2 महीना. मई के बाद जून जुलाई और 3 दिन जोड़े तो 14 जुलाई 16. क्लियर? अमाउंट डाल दें सारे, 300, 200, 375 और 500. अब बात करें बेस डेट, तो नीचे जाके हम बेस डेट ले लें. ड्यू डेट्स में से ही ले लीजिए आप जो भी अर्लीस्ट दिख रही है, एंड आई फाइंड 4 मई एज द अर्लीस्ट. अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट कितना हो जाएगा? डेट लिख दिया मैं, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट. तो जगह इतनी छोटी है कि इफ आई रब इट विल बी लाइक. चलो, थिंग्स शुड बी डन विद परफेक्शन. ओके, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट. पहले में 0 हो गए. दूसरा कह रहा है 13 जून. तो भाई चलिए कैलकुलेट करें. तो 4 मई से 13 जून पहुंचना है, तो बीच में दिन देखना है. मई में 31 डेज़ होते हैं, 31 में से 4 तो जा ही चुके, तो 31 - 4
मई के बच्चे 27 दिन प्लस जून के 13 दिन, कितने हो गए? 40 दिन। ठीक मामला है। उसके बाद आया 8 जून, तो ऐसे कर लें 4 मई से बेस डेट से 8 जून, तो मई के कितने दिन हैं? 27 और 8 दिन जून के, तो 27, 37, 35 और 4 मई से 23 मई कितने दिन होंगे? 19 दिन। 19 डेज और जुलाई तक जाना है, ये थोड़ा दूर का सफ़र है। 4 मई से 14 जुलाई, तो साहब मई की बात करें तो इसमें 27 डेज़ बचे थे, जून पूरा 30 दिन का और जुलाई के 14। ठीक है, तो ये 57 और प्लस 14, तो 68 डेज़ हो गए। 68 डेज़ हो गए हैं। Now this has become so small. चलिए let's go and find the product now. So पहला 400 इंटू 0 इज़ 0, फिर 4 3 ज़ा 12, 12,000, ये कितना हो जाएगा? 70, और ये तो मेरे को नहीं आता। 375 इंटू 19, 7125 और 68 इंटू 500, तो 34000 प्लस 34,000 प्लस 7125 प्लस 19,000 कर देती हूँ मैं, 60,125 और अमाउंट का टोटल कर लीजिए कितना है? 700, 900, 9, 10, 11, 12, 12 मतलब 18, 75। ओके डन। अब नीचे जाएंगे, देखेंगे एवरेज ड्यू डेट ऐसे निकलती है, बेस डेट प्लस सबका प्रोडक्ट का टोटल अपॉन समेशन ऑफ अमाउंट। अब यहाँ बेस डेट 4 में ये क्या है? 60125 अपॉन 1875 डिवाइड करेंगे और दिन निकालेंगे, कितना आ रहा है? 32.06 है। अब ये तो बहुत ही छोटा हो गया भाई, तो 32 दिन ही ले लो। 0.1 भी नहीं है, बहुत ही छोटा है, ठीक 32 दिन हो गया। थोड़ा बहुत बड़ा हो तो फर्दर चल जाए, इसमें क्या है, हार्डली एनीथिंग। तो 32 दिन जोड़ना है। चलिए 4 मई के बाद, मई में देखें कितने दिन बच रहे हैं। मई में तो 27 डेज़ ही बच रहे थे। जून आएगा तो 32 दिन मतलब 5 है ना। मई गया, so that's coming how much? That's coming your 5th जून। तो सारे बिल कैंसिल कर दो और एक बिल ऐसा बना लो जिसकी मेचोरिटी आ जाए 5 जून, बस तो काम बन जाएगा। क्या लिया है इन्होंने, क्या किया है इन्होंने? ओ भाई कहीं एक मिनट, सबसे पहले चेक कर लें हम ज़रा अपनी मेचोरिटी, क्या वो ठीक जा रही? 4 ठीक है, 13 ठीक है, 8 ठीक है, 23 ठीक है, 14 ठीक है, सब तो ठीक ही है। वैल्यूज़ आई होप सब ठीक गई हैं। 300, 200, 375, 500 ये सब भी ठीक है। ये लास्ट वाला एक बार चेक कर लेना, डेज़ कुछ आगे पीछे हुए क्या? हो सकता है हो गए हैं बेटू, जब तबीयत सही नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। चलिए लेट मी स्टिल गो एंड चेक इट अगेन, हो सकता है उनका गलत हो, दैट्स इवन अ चांस। हमारी बेस डेट थी 4 मई, से हमको देखना है 14 जुलाई। तो मई की बात करें
मई में 27 डेज बचे, जून में 30, जुलाई के लेने हैं 14, तो 27 + 30 + 14, मेरा ही गलत है, 71 डेज आएंगे यहाँ, 71। तुमने शायद सही किया होगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। 35, 500 इसको मैं कर रही हूँ और इधर मैं 1500 बढ़ा दूँ, तो इसको कर दें अपन 61, 625। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फेस्ड। तो 32.866 आ रहा है, 32.866 मतलब 33 ले लेंगे। 33 दिन की बात करें और निकाल लें उसके हिसाब से। सिक्सटी वन, 625, 33 मतलब 27। अब 61, 625 ही आ रहा है, और ये टोटल भी क्या गलत है, 400 + 300 + 200 + 375 + 500, बिल्कुल ये है 1775। तो ये और बड़ा आ जाएगा, 61625 डिवाइडेड बाय 1775 कितना आ रहा है, 74 पॉइंट तो 34.71। तो ये कितना ले लेंगे, 35 दिन, 35 दिन। चलिए चेक करें, 27 दिन वहाँ के और मतलब 8, सो इट्स कमिंग व्हाट 8 जून, इट्स कमिंग 8 जून, 8 जून। मैंने ऊपर ही स्क्रिबल इसलिए किया है ताकि तुमको मिस्टेक जो भी है वो समझ आ जाए। 8 जून इज़ द डेट कमिंग। यस, डिड यू गेट इट? चेक कर लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले क्वेश्चन में डेट ऑफ द बिल जो है वो डालना है, टर्म डालना है, उसको मुझे बैठ के ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, अमाउंट जो दिया है वो रखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे आप अमाउंट का और नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट का, उसका करेंगे टोटल और नीचे फॉर्मूला लगाएंगे और फिर आंसर पाएंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आंसर को बॉक्स में अवश्य डालेंगे। एग्जामिनर जब बहुत कोई काम कर रहा होता है वो फाइनल देख लेता है, डेट मैच हो रही है, इन खत्म बात। डेट थोड़ी बहुत आगे पूछी होती है, फिर वो कैलकुलेशन में जाके स्टेप मार्किंग करता है। तो अगर अपना परफेक्ट आंसर है तो फिर लेम मार्क्स और आगे बढ़ाएं अपन। बॉक्स में आंसर ज़रूर डालें, दैट मेक्स एग्जामिनर रियली वेरी हैप्पी। ओके, एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग टू मेक योर एग्जामिनर वेरी हैप्पी। अभी आगे मैं पहुँचूँ एंड इफ़ आई लुक एट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कितने इलास्ट्रेशंस हो गए हैं। वी आर डन विद आवर 4 illustrations and we have discussed the concept. In the upcoming lecture we are going to talk about the further questions and the balance concept, जो अलग अलग कैटेगरी के questions हो सकते हैं in this chapter. Till then, revise till है properly. Stay happy, stay safe. God bless you for all the efforts that you are putting in for the upcoming examination. Bye bye, take care.